नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीकर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसीबी ने 3 घूसखोरों को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। सरपंच मोहित पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र तंवर और वरिष्ठ सहायक देवी सिंह को दबोचा गया है। करीब 21,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों दबोचा है। एसीबी डीएसपी जाकिर अख्तर ने कार्रवाई को अंजाम दिया है और हर दिन एसीबी लगातार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको एग्जीक्यूट कर रही है। जैसे ही रिश्वतखोर रिश्वत मांगता है और उसकी जानकारी एसीबी तक पहुंचती है, तुरंत सत्यापन और उसके बाद कार्रवाई को अंजाम। सीकर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और एसीबी ने 3 घूसखोरों को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। सरपंच मोहित पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र तंवर और वरिष्ठ सहायक देवी सिंह को दबोचा गया है। करीब 21,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों दबोचा है। मेरे सहयोगी नवीन मेरे साथ जुड़ चुके। नवीन, एक साथ 3 को दबोचा गया। एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। हर दिन इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है, लेकिन जो घूसखोर हैं उनमें डर दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए, बिल्कुल वाकई में विजेंद्र, एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और एसीबी ने 3 घूसखोरों को पकड़ा है। जो लुएरानी जो इलाका है वहां का सरपंच मोहित पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी है वीरेंद्र तंवर और जो वरिष्ठ सहायक है देवी सिंह, इन तीनों को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। करीब 21,000 रुपए की रिश्वत लेते इन तीनों को दबोचा है। एक परिवादी एसीबी के पास पहुंचा था, उसने एसीबी के समक्ष शिकायत पेश की थी कि अपना खेत अपना काम योजना है, उसके लिए मजदूरों की जो मजदूरी होती है जी उसको ना करवाकर उसके लिए पैसे देने थे उनको, और उसके लिए परेशान किया जा रहा था इन तीनों की तरफ से। तो एसीबी ने इसका वेरिफिकेशन करवाया और वेरिफिकेशन के बाद एसीबी ने इस कार्रवाई को आज अंजाम दिया और तीनों घूसखोरों को एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। नवीन, ये जानकारी लग पाई जो 21,000 रुपए की रिश्वत ली गई थी, तीनों में किस तरीके से बंटवारा होना था? देखिए, बिल्कुल, जो सरपंच था उसको 9400 रुपए देने थे, जो ग्राम विकास अधिकारी था उसको 6400 और जो वरिष्ठ सहायक है उसको 6400 रुपए देने थे। तो दो जो अधिकारी है, ग्राम विकास अधिकारी और वरिष्ठ सहायक, इनको 6400 रुपए देने थे और जो सरपंच है उसको 9400 रुपए देने थे। तो एसीबी ने आज इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और जो आरोपी है वो तीनों एसीबी की गिरफ्त में है। इनसे पूछताछ की जा रही है। तीनों के घरों पर एसीबी की टीम पहुंच चुकी है, उनके घरों की सर्च की जा रही है और उनके घरों की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो एक देखने वाली बात होगी। नवीन, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। 3 के साथ कार्रवाई की गई और 21,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। इसमें कई ऐसे सुराग हैं जिनके जरिए एसीबी आगे बढ़ रही है, आगे कार्रवाई कर रही है। मांगों के परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित। दरअसल कर्मचारी एवं अधिकारी संगठनों की मांगों के परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गठन को मंजूरी दी। ये समिति वेतन विसंगति, वेतन सुधार, पदोन्नति के अवसरों, एसीपी भत्तों की निरंतरता एवं उपयोगिता, योग्यता, दायित्वों, वित्तीय भार आदि के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी संगठनों से चर्चा करेगी। पटवारी, मंत्रालय एवं कांस्टेबल आदि की मांगों का अन्य राज्यों में प्रचलित व्यवस्थाओं से तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाएगा। विश्लेषण एवं परीक्षण कर आवश्यक अनुशंसा भी की जाएगी। कर्मचारी नेता गजेंद्र सिंह और कुलदीप यादव ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया कि इस तरीके की कमेटी बनाई गई ताकि कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ जो समस्याएं आ रही है उसका एक स्थायी समाधान हो सके। उम्मीद जताई गई है कि कमेटी कर्मचारियों के हित में काम करेगी। आखिर छलक रहा मंत्री नहीं बनने का दर्द। बात सीकर विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र पारीक की। एक कार्यक्रम में डोटासरा के मौजूदगी में बोले पारीक और कहा कि जनता ने मेरे पैन में इस बार स्याही नहीं डाली, इसलिए इस बार सरकार में नहीं बल्कि घर में बैठा हूं। पिछली गहलोत सरकार में उद्योग मंत्री रह चुके हैं पारीक, लेकिन इस बार शेखावटी से सिर्फ डोटासरा मंत्री बने। राजेंद्र पारीक और परसराम मोरदिया जैसे दिग्गज मंत्रिमंडल में जगह पाने और जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाए, इससे वंचित रहे। मंत्री नहीं बन पाने का मलाल
राजेंद्र पारीक को है, लेकिन अब संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल से उम्मीदें लगाई जा रही हैं। इस दौरान भी एक समस्या है। दरअसल नवलगढ़ से राजकुमार शर्मा उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में मुमकिन है कि एक बड़ी टक्कर दिखाई दे और इसलिए उनका दर्द छलक रहा है। वो कह रहे हैं कि इस बार जनता ने उनकी पेन में स्याही नहीं भरी है, वो घर बैठे हैं, यानी कि मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिली है और इसलिए वो बतौर विधायक जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से उनको उम्मीदें जरूर हैं, लेकिन इस दौरान राजकुमार शर्मा जो कि नवलगढ़ से विधायक आते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सीजीएसटी पुनर्गठन में क्या एंटी इवेजन शाखा की दांव पर लगी हुई है। राज्य की 10 एंटी इवेजन शाखाओं की संख्या कम होने की चर्चाएं हैं। विभाग में कर चोरी के नियंत्रण के लिए सक्रिय एंटी इवेजन टीमें। विभागीय पुनर्गठन समिति की तरफ से ऐसी सिफारिश होने की सुगबुगाहट है। राज्य में 20 के स्थान पर 6 ही रहेंगे एंटी इवेजन दल, यानी कि 14 को या तो मर्ज कर दिया जाएगा या फिर उनको कोई और जिम्मेदारी दे दी जाए। समिति की सिफारिश सार्वजनिक होने से पहले ही घमासान भी मच गया है। विश्वस्त सूत्रों ने अहम जानकारी दी है। विभाग के अधिकारी ही कर रहे ऐसी किसी भी सिफारिश का घोर विरोध। पुनर्गठन समिति द्वारा विभाग के अधिकारियों से पुनर्गठन पर नहीं लिया गया फीडबैक और इसको लेकर अधिकारियों में रोष व्याप्त है, नाराजगी जाहिर हो रही है। अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप पर बनी हुई है सबसे गर्मागर्म खबर और खबर यही है कि 20 एंटी इवेजन शाखाओं के बावजूद राज्य में कर चोरी पर नियंत्रण नहीं है। ऐसे में सिर्फ 6 शाखाओं से तो कर चोरी पकड़ने की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। दूसरी तरफ 33 जिलों में शाखाओं की मांग है, लेकिन मौजूदा 20 में ही कटौती होने जा रही है। यानी एक तरफ मांग यह है कि जो 20 है उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, 33 जिलों के हिसाब से कम 1 कर दिया जाए, और दूसरी तरफ सिफारिश कुछ इस तरीके की है कि 20 की संख्या को घटाकर 6 कर दिया जाए, या तो मर्जर होगा या फिर कुछ और जगह उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में शाखाओं अथवा अधिकारियों में कटौती से गलत संदेश की भी आशंका है। सवाल यह भी है कि क्या फाइनेंस सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा इस पूरे प्रकरण के अंदर हस्तक्षेप करते हुए, इंटरवेन करते हुए नजर आएंगे या नहीं आएंगे। आखिर कब बंद होगी गो फर्स्ट एयरलाइन की ठगी। जयपुर एयरपोर्ट से 7 फ्लाइट के लिए एयरलाइन कर रही है बुकिंग। मुंबई के लिए हर दिन 2 फ्लाइट में टिकट बुक करती है गो फर्स्ट, लेकिन इनमें से हर दिन 1 फ्लाइट ही संचालित होती है, यानी कि एक रद्द कर दी जाती है। सुबह की मुंबई की फ्लाइट GR 389 अक्सर रद्द रहती है, यानी कि वो जाती ही नहीं। कोलकाता के लिए भी 2 में से 1 फ्लाइट संचालित होती है। सुबह जो 8:50 पर कोलकाता की फ्लाइट है जिसका नंबर है G8 703, वो अक्सर रद्द रहती है, यानी कि अपने समय पर तो चलती नहीं, उस दिन ही नहीं चलती। अब जरा सोचिए, जिन यात्रियों ने इन एयरलाइन के अंदर सफर करने की सोची होगी वो सफर नहीं कर पा रहे क्योंकि एयरलाइन ने इन फ्लाइट को रद्द कर दिया। इसी तरह दोपहर की बेंगलुरु और हैदराबाद की फ्लाइट नियमित रद्द रहती है। इन फ्लाइट्स में टिकट बुकिंग कर यात्रियों की पैसे फंस जाते हैं, और पैसे नहीं, उनकी पूरी प्लानिंग फंस जाती है। सोचिए कि जिसको सुबह 8:50 पर जयपुर से जाना है वो नहीं जा पाता, पैसे फंस जाते हैं। हालांकि रिफंड आते होंगे, लेकिन यात्री जिस प्लानिंग के साथ चलता है वो प्लानिंग पूरे तरीके से खत्म हो जाती है। यानी कि कहा जा सकता है कि फ्लाइट संचालन की किसी की कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं कि आप हवाई सफर करने के लिए फ्लाइट बुक करते हैं वो चलेगी या नहीं चलेगी। सरकारी हो या प्राइवेट, हर किसी को लगता घाटे से डर। सरकारी कंपनी एयर इंडिया की फ्लाइट इन दिनों अनियमित चल रही है। दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट्स का संचालन अनियमित है। बुधवार को दिल्ली की फ्लाइट जिसका नंबर है AI 491 और 492 वो रद्द रही थी। वहीं आज मुंबई की फ्लाइट जिसका नंबर रहा AI 611 और 612 ये रद्द रही है। इसके पीछे का कारण है कम यात्री भार, और इसी के चलते एयरलाइन को फ्लाइट रद्द करनी पड़ रही है। यात्रियों को
बड़ी दिक्कतें हो रही हैं और जिस सफाई सफर को वक्त पर चलने और वक्त पर पहुंचने की गारंटी माना जाता था, उसमें डिले तो छोड़िए, पूरा सफर ही रद्द हो जाता है। फ्लाइट बुक आप करते हैं, आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि फ्लाइट रद्द हो चुकी है, क्योंकि यात्री भार इतना कम कि कंपनी को लगता है कि अगर इस फ्लाइट को उड़ाया गया तो घाटा ज्यादा होगा। और अब बात करते हैं प्रदेश के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव की घोषणा। 3 चरणों में 26, 29 अगस्त और 1 सितंबर को मतदान होगा। 200 जिला परिषद सदस्यों, 1564 पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव इस दौरान किया जाएगा। हालांकि 12 जिले ऐसे हैं जहां पंचायत चुनाव होने हैं, पंचायती राज चुनाव होने हैं, लेकिन 6 जिलों के अंदर ये चुनाव अभी हो रहे हैं। और ये 6 जिले कौन कौन से हैं? भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही। इन 6 जिलों के अंदर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया और ये तारीख है 26, 29 और 1। 3 चरणों के अंदर चुनाव होंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही 6 जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। इन जिलों में तबादला और पोस्टिंग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। 4 सितंबर को जिला मुख्यालय पर मतगणना होगी और उसके बाद ही आचार संहिता यहां पर हटेगी, लेकिन तब तक आदर्श आचार संहिता का पालन करना होगा, कोई ट्रांसफर नहीं होगा। जानकारी हम आपको दे रहे हैं, 3 चरणों के अंदर यानी कि 26, 29 अगस्त और 1 सितंबर को मतदान होगा। 200 जिला परिषद सदस्यों को चुना जाएगा। 1564 पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव होगा। भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही जिले के अंदर चुनाव होगा। और 6 जिलों के अंदर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, यानी कि ना तबादले होंगे ना पोस्टिंग होगी, इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा। 4 सितंबर को जिला मुख्यालय पर मतगणना होगी और उसके परिणाम जारी होने के बाद आचार संहिता हट जाएगी। लेकिन इन सबके बीच में सवाल हर किसी के जहन में यह है कि क्या पंचायत चुनाव घोषणा का मंत्रिमंडल फेरबदल पर कोई असर पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला। आमतौर पर चुनावी आचार संहिता के दौरान नहीं होता मंत्रिमंडल पुनर्गठन, लेकिन कानूनी रूप से इस पर कोई प्रतिबंध भी नहीं है। आचार संहिता के दौरान शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। अब सब कुछ निर्भर करता है मुख्यमंत्री गहलोत पर, लेकिन फिर भी इस चुनावी घोषणा से नए बनने वाले मंत्रियों की दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि ऐसा देखा नहीं गया कि आचार संहिता लागू और उस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाए, फेरबदल कर दिया जाए। ऐसा कोई कानून नहीं है, किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। और इसलिए धड़कनें उन नेताओं की बढ़ रही है जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इसी महीने मंत्रिमंडल विस्तार होगा, 10 तारीख तक, 15 तारीख तक मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और उनकी धड़कनें बढ़ रही है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार अब होगा भी या अब 4 सितंबर तक पोस्टपोन्ड कर दिया गया। ये पूरा फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को करना है। ये सब कुछ मुख्यमंत्री गहलोत पर निर्भर करता है कि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते हैं, मंत्रिमंडल में बदलाव करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन यकीनन जो नए मंत्री बनने वाले, जिनको उम्मीदें हैं, उनकी दिल की धड़कनें जरूर बढ़ गई हैं। सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज एसएमएस में अब होंगे 7 अतिरिक्त प्राचार्य। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेजों के लिए निर्देश जारी किए हैं। अतिरिक्त प्राचार्य की स्वीकृत पद, नियुक्ति, सेवा अवधि को लेकर निर्देश दिए हैं। नए आदेशों के तहत यूजी सीट्स के कोटे में लगेंगे 2 अतिरिक्त प्राचार्य। यूजी की सीटों की संख्या 150 से ज्यादा होने के चलते 2 पद स्वीकृत किए गए। 350 से ज्यादा पीजी और सुपर स्पेशलिटी सीट्स के चलते 3 एडीपी मिलने वाले हैं। इसके अलावा कॉलेज के अधिक अस्पतालों में 2500 से ज्यादा बेड्स और इस श्रेणी में 2 अतिरिक्त प्राचार्य के पद कॉलेजों को स्वीकृत होंगे। तीनों श्रेणियों को मिलाकर कॉलेज में लगाए जाएंगे कुल 7 एडीपी। फिलहाल कॉलेज में 6 अतिरिक्त प्राचार्य काम कर रहे हैं। प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। आज वल्लभनगर और धरियावद में जीत को लेकर मंथन हुआ। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता के अंदर बैठक हुई। दोनों सीटों के लिए कमेटियों की आज पहली बैठक हुई। बैठक के बाद पीसीसी चीफ डोटासरा ने साधा बीजेपी पर निशाना और कहा कि बीजेपी राम नाम के चंदे पर धंधा कर रही है। राम नाम पर अनर्गल बयान दे रहे नेता प्रतिपक्ष। जनता बीजेपी को समझ चुकी है।
कांग्रेस को दोनों उपचुनाव में जीत मिलेगी। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी उपचुनाव में जीत का दावा किया और कहा कि बीते विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा और इन दोनों सीटों पर भी प्रदर्शन शानदार रहेगा, दोनों सीटों को जीता जाए। टोक्यो ओलंपिक में भारत को एक और पदक मिला है। टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया को सिल्वर मेडल मिला है। आज फाइनल मुकाबले में गोल्ड से चूके रवि, लेकिन सिल्वर मेडल के साथ लौटेंगे देश। 57 किलोग्राम वर्ग में रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रवि दहिया को शुभकामनाएं दी और कहा कि रवि दहिया की जीत पर पूरे देश को गर्व है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी रवि को बधाई दी और कहा कि कुश्ती में सिल्वर मेडल जीतने पर पहलवान रवि दहिया को बधाई। फाइनल मैच में उनके कौशल के साथ हमें उनका जुझारूपन भी साफ नजर आया। उनकी मेहनत और परिश्रम ने देश का मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया। देशवासियों को रवि दहिया पर गर्व है। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत को एक और पदक मिला है। कुश्ती में पहलवान रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रवि दहिया को बधाई दी। जैसा कि हमने आपको बताया कि कुश्ती में रजत पदक जीतने पर पहलवान रवि दहिया को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि फाइनल मैच में उनके कौशल के साथ उनका जुझारूपन भी साफ नजर आता है। उनकी मेहनत और परिश्रम ने देश का मान बढ़ाया है। देशवासियों को रवि दहिया पर गर्व करना चाहिए और गर्व है। सांसद मनोज राजौरिया ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर पीएम मोदी से मुलाकात की गई। राजौरिया ने कोरोना काल में किए गए सेवा कार्यों की भी जानकारी दी। धौलपुर, करौली, सरमथुरा, गंगापुर सिटी रेल परियोजना और केंद्रीय विद्यालय हिंडौन को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी से बात की गई, चर्चा की गई। पीएम केयर फंड से नए ऑक्सीजन प्लांट्स की स्वीकृति के लिए भी आभार व्यक्त किया गया और ये मुलाकात उनके संसदीय क्षेत्र से जुड़ी रही कि उनके संसदीय क्षेत्र में उनको क्या और चाहिए और क्या अभी तक किया है, ये प्रधानमंत्री को बताया। और अब बात करते हैं आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत के जोधपुर दौरे की। आज जोधपुर आने का कार्यक्रम है। शाम तक जोधपुर आने का उनका कार्यक्रम बताया गया है। कल एम्पायर और स्कोरर सेमिनार में वो शिरकत करेंगे। समापन समारोह में वैभव गहलोत करेंगे शिरकत। जोधपुर के होटल पार्क प्लाजा में राज्य स्तरीय सेमिनार चल रहा है और उसमें शिरकत उनको कल करने और इसलिए माना जा रहा है कि आज वो जोधपुर पहुंच जाए। सितंबर में सिटी से दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें। इससे यातायात थोड़ा सा आसान होगा, लोगों को राहत मिलेगी। करार के तहत कंपनी जल्द उपलब्ध कराएगी बसें। अधिकारियों के मुताबिक सितंबर में आ जाएंगी 50 बसें। इलेक्ट्रिक बसें लो फ्लोर बसों से छोटी होंगी। 32 सीटर होने से परकोटे में जाम और प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। बस का मेंटेनेंस कम होने से किराए में भी राहत मिलेगी, यानी कि एक तो आपको सस्ती मिलेगी, दूसरा बस का साइज छोटा होने की वजह से यातायात की दिक्कत नहीं होगी और तीसरा चूंकि बसें इलेक्ट्रिक है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बेहतर रहेंगी, प्रदूषण नहीं होगा। धौलपुर में बढ़ रहा बाढ़ का खतरा। कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी पहुंचने से चंबल नदी में दिक्कत होगी और चंबल में 1 लाख क्यूसेक पानी से टूटेगा 25 साल का रिकॉर्ड। यानी कि 25 साल पहले 1 लाख क्यूसेक पानी चंबल नदी के अंदर कोटा बैराज से छोड़ा गया। धौलपुर में फिलहाल चंबल का जल स्तर 144.70 मीटर पर है। आपको बता दें कि इससे पहले 1996 में धौलपुर में चंबल का जल स्तर 145.54 मीटर पहुंचा था। ये रिकॉर्ड टूट चुका है। कोटा बैराज से छोड़े पानी से चंबल किनारे बसे कई गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस दौरान 50 से ज्यादा गांवों का संपर्क कट चुका है। संपर्क कटने का मतलब यह है कि जिन मुख्यालयों से ये गांव जिन सड़कों के जरिए जुड़ रहे थे, उनके ऊपर अब इतनी चादर चल रही है कि इधर से उधर जाना मुमकिन नहीं। सैकड़ों लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं और बिजली पानी सप्लाई भी इस दौरान ठप पड़ी है।